our service specific things like regarding finance and accounts. There are many modules, and after each module, you have to go on the field. And if I talk about Indian Railways, there are 17 zones and more than 60 divisions. So you can be sent anywhere, and though there is a uniformity in practices, but हाँ सबका करने का तरीका अलग अलग होता है. तो आप पहले क्लासरूम में ट्रेनिंग होती है आपकी, देन यू गो ऑन फील्ड फॉर एवरी मॉड्यूल एंड यू लर्न देयर ऑन फील्ड, लाइक इट इज अ वन जॉब ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग. नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस इंटरव्यू सेशन में. हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं. इंडियन रेलवेज एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर ऑफ बैच 2015 श्री नव गोयल जी. वेलकम सर टू स्टडी IQ. Thank you so much, Divyanshi, for inviting me on this platform. I hope this session will be useful for the aspirants who are aspiring to prepare for civil services. I hope I'll be able to contribute to their preparation to some extent. I'm very sure that आपके एक्सपीरियंस से, आपकी जर्नी से और आपकी सर्विसेज में कैसा एक्सपीरियंस है उससे बहुत सारे लोग प्रोत्साहित होंगे इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए. शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी कि how were you introduced to the idea of civil services? My idea of civil services was like very gradual and it was not an abrupt thing. So as everyone, हम बचपन में सब लोग सुनते हैं कि एक कलेक्टर होता है और SP होते हैं डिस्ट्रिक्ट में. तो ये एक रफ आइडिया सबके दिमाग में रहता है. कुछ लोग बचपन से ही इस बारे में इंस्पायर हो जाते हैं कि मेरे को भी इसी चीज में जाना है. तो मेरे पापा कभी कभी बोलते थे कि तुम ऐसा पढ़ लेना, लेकिन मैं क्योंकि बचपन से नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, तो आई थिंक उन्होंने भी शायद नहीं बोला होगा कि तुम उसकी तैयारी करो, क्योंकि उन्हें लगता होगा टीचर नहीं निकल पाएगा हमसे. तो एज सच आई वाज नॉट वेरी कीन अबाउट सिविल सर्विसेज. मेरा इंटरेस्ट आया जब मैं HPTI से मैंने जब अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैंने NTPC ज्वाइन किया. तो वहां पे कुछ लोग प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए. इवन कॉलेज में भी हमारे जिस टाइम में मैं था, हमारे ईयर में कोई नहीं कर रहा था. Like I remember one of our juniors came to me during ragging, so he was preparing for civil services that time. Even that time it didn't click to me क्या होता है, क्यों करना है इसको, ये सब. तो मेरा आइडिया जो तब बना जब मैंने जॉब के टाइम पे लोगों को देखा जो तैयारी कर रहे थे. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बस नॉर्मल अपना बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया. आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट. मैंने हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे को लगता था मेरे बचपन में हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत वीक थी. तो मैंने कहा चलो आज इसको ही उठा के पढ़ते हो सकता है हमें अलग तरीके से समझ में आए. तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया. उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मैं वर्किंग दिस वाज अबाउट ट्रेनिंग व्हेन आई वाज अंडर ट्रेनिंग इन NTPC. उसके बाद जब हम लोग जॉब में गए तो जॉब लाइक आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद NTPC जॉब बिकॉज पे वाज वेरी गुड. इट इज अ PSU, महारत्ना PSU, एंड वर्क लाइफ बैलेंस वाज देयर, एवरीथिंग वाज देयर. बट आई वाज थिंकिंग कि वहां पे जो मैं काम कर रहा था, माय सीनियर्स वर डूइंग इट फॉर द पास्ट 20 years सेम जॉब. सो मेरे को थोड़ा सा उस चीज में डर लगा कि मैं भी यही काम करने वाला हूँ क्या. एंड देन इट वाज अ वेरी रिमोट लोकेशन, सिंगरौली, एंड इट इज इन लाइक UP मध्य प्रदेश बॉर्डर. तो थोड़ा सा वो कुछ फैक्टर्स थे जिनसे जो मेरी कह लीजिए आप एक रफ आइडिया था सिविल सर्विस का, वो थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया, सब्सटैंशिएट हो गया कि हाँ मेरे को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मेरे को डाइवर्सिटी चाहिए लाइफ में. मैं मोनोटोनस जॉब नहीं कर सकता. तो इट वाज गुड जॉब बट इट वाज नॉट एज सच मोनोटोनस. बट आई वाज थिंकिंग कि 20 साल नहीं कर सकते. दैट वाज द थिंग. तो ये मोटिवेशन था मेरे लिए. इसी से मेरे पास आइडिया है कि हाँ सिविल सर्विस के लिए तैयारी करें. सो वेरी राइटली क्लिक्ड कि आपने जैसे बोला कि आपका आइडिया ऑफ सिविल सर्विस वाज वेरी ग्रेजुअल एंड यू माइट बी मोटिवेटिंग लॉट ऑफ पीपल कि आप सिविल सर्विसेज अगर आपने मन बनाया तो आप किसी भी स्टेज में बना सकते हैं. इट नीड नॉट टू बी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर ग्रेजुएशन और आफ्टर योर ग्रेजुएशन इमीडिएटली. How did you prepare for the examination? क्या अप्रोच आपने अपनाई? जैसे आपने पहले बताया कि you were not very acquainted with the subjects that comes in the examination. Correct. So जैसे मैंने बताया कि मैंने एक कह लो कि जैसे हम नॉर्मल रीडिंग करते हैं, तो मैं शुरू से बहुत ज्यादा रीडर भी नहीं रहा हूँ. मैंने बहुत ज्यादा बुक्स कभी नहीं पढ़ी. मतलब कुछ होते हैं बच्चे बचपन में कॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनकी एक हैबिट होती है रीडिंग की. आई वाज नॉट ऑफ दैट टाइप. तो मेरे साथ ये था कि मैंने तभी आने के बाद NTPC मैंने ये एक्सप्लोर करी चीजें कि मैं बुक पढ़ता हूँ. हिस्ट्री की बुक्स मैंने उठाई क्योंकि मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम. फिर मैंने इकोनॉमिक्स उठाया. इकोनॉमिक्स में मेरे को इवन व्हेन आई वाज परस्यूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट टाइम आल्सो आई वाज हैविंग इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स. आई डोंट नो व्हाई आई हैड सम इंटरेस्ट अबाउट इट फॉर रैंडम रीजंस. तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स उठाया. देन आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर ग्रेजुअली. दिस हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ
1 ईयर और 1.5 ईयर। ये जब हो गया सब, फिर एक थोड़ी सी सीरियसनेस आना स्टार्ट है कि हाँ अब एग्जाम भी तो देना है भाई, ये पढ़ते थोड़ी रहेंगे ऐसी बस, मतलब इंटरेस्ट के लिए चलो पढ़ रहे थे अभी तक, लेकिन ठीक है एग्जाम भी देना है। देन आई अपीयर्ड इन 2013 प्रीलिम्स, लाइक फॉर सीइंग कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ उसमें, मतलब मेरे लेवल का है कि नहीं है वो एग्जाम, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि कैसा आता है एग्जाम, क्या होता है, कुछ नहीं पता था। आई अपीयर्ड इन 2013। आई रिमेम्बर उसमें कुछ बहुत कम मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को पैटर्न ही नहीं पता था, तो मैंने ना उस तरीके से फोकस तैयारी करी थी। फिर उसके बाद जब एक बार एग्जाम दे दिया, तब लगा कि हाँ अब तो भाई करना है, मतलब इट इज अटेनेबल, अचीवेबल, वी कैन डू इट। तो इट वाज अ वेरी टाइम पीरियड, इफ यू टॉक इट वाज अराउंड 2 years, जब से मैंने एक नॉर्मल रीडिंग स्टार्ट करी थी एंड जब मैं सीरियस हुआ था, वो 1 साल का पीरियड और 1 साल और जब मैंने जिस टाइम एग्जाम निकाला 2014 में, तो करीब करीब 2 साल मान के चलिए कि लग ही जाता है। मैंने और लोगों से भी बात करी, मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने बाकी लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने अपना शेयर किया, तो मेरे को पता चला कि मतलब अगर आप पहले अटेम्प्ट में भी निकालते हो तो स्टिल यू नीड अ बैकग्राउंड ऑफ 1 to 1.5 to 2 years फॉर लाइक बेस प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। तो ये है टाइम पीरियड के बारे में। सर अभी हमने बात की कि किस तरीके से आपने तैयारी की और ग्रेजुअली एक जर्नी आपकी रही है टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब एक नॉर्मल एस्पिरेंट जब प्रिपेयर करता है तो उन्हें जो भी सर्विसेज रहती है दे आर नॉट वेरी वेल एक्वेंटेड विद ऑल द सर्विस दैट यूपीएससी सीएससी ऑफर्स। क्या आपको हमेशा से पता था इंडियन रेलवेज एंड अकाउंट सर्विसेज के बारे में? नहीं, मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअली। जैसे अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप समझ पाओगे, लाइक इन माई टाइम्स एक एग्जाम होता था आईआईटी का, और कुछ होते थे यूपीटीयू होता था, एआईट्रिपल होता था। तो जब भी किसी से हम पूछते थे कि किस चीज की तैयारी कर रहे हो, सब लोग बोलते थे आईआईटी जेईई की। कोई ये नहीं बोलता था कि मैं एआईट्रिपल की तैयारी कर रहा हूँ या फिर यूपीटीयू की तैयारी कर रहा हूँ। सिमिलरली व्हेन यू विल टॉक टू सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, दे विल से मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस के बाद क्या है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, वो किसी को नहीं पता होता। मतलब आईपीएस आईएफएस तक तभी पता रहता है लोगों को, फिर आईआरएस होता है, फिर देयर आर मोर देन 20 allied services which are there through यूपीएससी एग्जाम। तो आईएएस जो आपका होता है वो टॉप 100 तक को मिलता है मैक्सिमम, एंड इफ यू विल टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी इट इज लेस देन दैट। तो उसके बाद आपकी पहले सबसे पहले आईएएस हो गई, फिर आईएफएस आईपीएस पैरेलली भरते हैं, देन उसके बाद आईआरएस आता है, देन देयर आर मेनी allied services and IRAS is a part of it. So I was also not aware. I just filled the priority list which my seniors told me और some other people ऑर्डर में रहना चाहिए। बट हाँ मेरे को लगता है कि अगर लोगों को पता है देन दे कैन बी इनटू द सर्विस ऑफ देयर प्रेफरेंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो मेरे को लगता है देयर लाइक मेरा इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में इंटरेस्ट था। फॉर्चुनेटली आई लैंडेड अप इन आईआरएस। तो एज सच मेरा कोई पहले से मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, बट हाँ मेरे को लगता है। और तब उस टाइम पे यूट्यूब भी इतना एस्टैब्लिश नहीं था। अभी अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि बताएंगे कि आईआरएस क्या होता है, आईसीएएस क्या होता है, आईडीएएस क्या होता है, डैनिप्स क्या होता है, डैनिक्स क्या होता है। So information asymmetry was there at that time, and like I was preparing in Singrauli only. I was doing self study, तो मेरे पास ये सब चीजों को जानने का ना टाइम था ना मेरे को लगता था कि ये जरूरी है उस टाइम। बट हाँ आई फील कि ये पता होना चाहिए एस्पिरेंट्स को। फिर आज के समय में एज यू सेड नॉलेज की पेनिट्रेशन काफी अच्छी है एंड एवरीबडी इज वेरी वेल एक्वेंटेड विद लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। आपको लगता है जब डैफ भरते समय जो भी सर्विसेज हैं उनको अच्छे से आकलन करके ही अपनी प्रायोरिटीज भरनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भरनी चाहिए। देखो क्या होता है कि आईएएस आईपीएस आईएफएस तो समझ लो टॉप 200 में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो सर्विसेज बचेंगी, अब सपोज आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, तो बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स जो है वो बहुत वहां पे बहुत बहुत ज्यादा बोरियत होगी लोगों को। कुछ लोगों को होती है कि हम एक ही चीज करते रहेंगे पूरे करियर पर इनकम टैक्स में, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ इनकम टैक्स एंड गोइंग ऑन डेप्यूटेशन। Then there comes Indian Railway Account Service, Indian Railway Traffic Service, Indian Railway Personal Service. Accounts में ये है कि we have ample number of opportunities for going to deputation outside railways. And in railways also there are multiple domains which an finance and accounts officers can work. तो ऐसा यहाँ पे बोर्डम नहीं होगा। किसी को चाहिए अगर कि मैं एक ही चीज में एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ तो उसके लिए इनकम टैक्स बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को उसमें भी डाइवर्सिटी चाहिए तो उसके लिए आईआरएस बहुत अच्छा है कि हाँ यहाँ पे अलग अलग तुम काम कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए सबका एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, तो अगर उन्हें पहले से चीजें पता है दे कैन टेक अ वेरी यू कैन से जुडिशियल डिसीजन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मैटर फॉर होल ऑफ द लाइफ। वो चेंज नहीं हो सकता फिर
unless and until you are again writing the exam and again getting qualified. तो वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए लोगों को डिसीजन. सर हम आपसे जानना चाहते हैं द इनसाइट्स अबाउट इंडियन रेलवेज एंड अकाउंट सर्विस. इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस का देखिए क्या है कि इट इज अ वेरी गुड सर्विस इन टर्म्स ऑफ लाइक what railway offers you in terms of perks and privileges. It is like unmatchable in other services. You have your proper quarter, which you can call bungalow also, somewhere it is apartment depending on the cities. Then जो भी बाकी सिविल सर्विस में सब चीजें हैं यहाँ पे. Then उसके ऊपर से क्या है कि यहाँ का जो वर्क प्रोफाइल है वो इस तरीके का है कि जितना भी रेलवे में काम होगा वो आपके थ्रू ही होके जाएगा. बिकॉज जो फाइनेंस ऑफिसर होता है हर प्रपोजल में उसका अप्रूवल चाहिए कि whether we can spend this much amount of money and whether it is being spent in a judicious manner. तो उसके लिए हर चीज मेरे पास आएगी. तो अगर आप नॉलेज टर्म्स में देखोगे, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस वास्ट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू मी. तो उस सेंस में इट इज लाइक मतलब वर्क वाइज देखोगे तो इट इज वेरी सेटिस्फाइंग कि हाँ हमें इतनी सारी चीजें कोई बात नहीं थोड़ी थोड़ी पता होती है लेकिन पता होती है. और अगर आप डेवलप करना चाहते हो उसके ऊपर देन ऑलवेज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. लाइक आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद बैकग्राउंड एंड कमिंग टू रेलवेज इन फाइनेंस आई सी proposals of electrical department with using both the skills of finance as well as electrical. तो मेरे को लगता है कि वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो कैसे उसको डेवलप करना चाहता है. देन अगर आप बाकी सिविल सर्विस की तरह बात करोगे, आईएएस एंड आईपीएस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड देयर वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट मच when they are at field at collector level or DM level because they are on duty 24 hours 7. उनका कभी भी कुछ भी फोन आ सकता है. तो उस सेंस में they wield the power but they have the responsibility also. तो उस सेंस में अगर आप देखोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यार. इसमें फैसिलिटीज जो आपकी चाहिए होती है सब कुछ है. और अगर आप एक करियर ऑप्शन के लिए देखते हो तो वो भी बहुत अच्छा है. डाइवर्सिफाइड करियर ऑप्शन है यहाँ पे. आप जहाँ पे जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो. इवन वर्ल्ड बैंक में भी जा सकते हो, आईएमएफ में भी जा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी जा सकते हो. तो सब जगह जा सकते हो. मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है. तो मेरे को लगता है उस सेंस में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग सर्विस है. बहुत ही डाइवर्सिफाइड है एंड इट ओपन्स अप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. करेक्ट. सर अगर हम ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो एक इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है, इनके कितने फेजेस होते हैं? ट्रेनिंग में देखो मेनली क्या होता है, सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स होते हैं लबासना में. मतलब दैट इज गवर्नमेंट फॉर ऑल द सर्विसेज. सो देयर यू गेट टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल. आई अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट डू इट बिकॉज आई वाज अपीयरिंग इन द एग्जाम अगेन दैट ईयर. सो आई कुड नॉट डू दैट कोर्स बट I have learned from the experiences of others because you get to meet a lot of people. I went in the sports meet there in Labasna, so there you get to know a lot of people. क्या क्या उनके experiences हैं, किस experience के साथ वो लोग आए, क्या expectations के साथ आए, तो उससे बहुत ज्यादा learning होती है. Then ये लबासना का जब foundation course खत्म हो जाता है, then रेलवे अकेडमी है नायर, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज इन बड़ौदा. वहाँ पे सबका सारी जितनी भी रेलवे की सर्विसेज आती है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू या सिविल सर्विस के थ्रू, उनका एक कॉमन फाउंडेशन कोर्स होता है. देन अवर सर्विस स्पेसिफिक थिंग्स लाइक रिगार्डिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स, देयर आर मेनी मॉड्यूल्स एंड आफ्टर ईच मॉड्यूल यू हैव टू गो ऑन द फील्ड. एंड लाइक इफ आई टॉक अबाउट इंडियन रेलवेज, देयर आर 17 zones and more than 60 divisions, so you can be sent anywhere. And there are though there is a uniformity in practices, but हाँ सबका करने का तरीका अलग अलग होता है. तो आप पहले क्लासरूम में ट्रेनिंग होती है आपकी, देन यू गो ऑन फील्ड फॉर एवरी मॉड्यूल एंड यू लर्न देयर ऑन फील्ड. लाइक इट इज अ वन जॉब ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग. You will not be responsible for the decisions obviously because you are not making any decision that time. You will be learning from the decision of others at that time when you are in field. So and उसके बाद फिर आपका ये तो हमारा हो गया रेलवे का. उसके बाद आप नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट जाते हो जो कि शिमला में है. वहाँ पे एक मॉड्यूल रहता है. फिर एनएडीटी का मॉड्यूल रहता है, नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वहाँ का एक मॉड्यूल रहता है. देन हमारे टाइम पे एक कनाडा का मॉड्यूल था, सेनेका इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, सेनेका कॉलेज. वहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में एक प्रॉपर ट्रेनिंग थी 15 days की. So that keeps changing, university keep changing, types keep changing. So this is the broader module kind of thing for IRS training. So it has been quite a time for you in the services. अगर हम आपके अभी current work profile से पूछें, what has been one of the most challenging tasks that has come? Challenging task came right last year only in times of COVID. So what, like in Southeastern Railway, I'm posted in Southeastern Railway in Bangalore. So I have more than 300 stations.
spread over the geography of Southwestern Railway. And right now my work is, I'll give you example. अभी जैसे आप टिकट लेते हो रेलवे स्टेशन पे जाके, तो आपने वहां पे सपोज कुछ मनी का एक्सचेंज किया कैश में, तो एवरी डे फ्रॉम ईच स्टेशन इन माय ऑफिस to my office, they will send the documents on daily basis for whatever tickets you have purchased. For that, like they will make a report कि आज इतने tickets हमारे बिके हैं, और उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे सिस्टम जनरेटेड होते हैं, दैट दे हैव टू सेंड इट ऑन डेली बेसिस टू माय ऑफिस, एंड आई रिसीव इट फ्रॉम 300 stations. So what happened in COVID? It happened in March. Lockdown happened in March, and March is our closing month. Financial closes that time. तो अप्रैल हमारा बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब हमें पूरी क्लोजिंग करनी होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, एंड दिस क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन ऑल दीस डॉक्यूमेंट्स व्हिच कम फ्रॉम द फील्ड, एंड देयर आर सम बैलेंस शीट आल्सो, स्टेशन बैलेंस शीट्स व्हिच कम. तो वो क्या हुआ उस टाइम, नेशनल लॉकडाउन की वजह से हमारी भी ट्रेन बंद हो गई. हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स जो आते थे वो ट्रेन से आते थे, क्योंकि हमारे स्टेशन ऐसे रहते हैं जहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी लेकिन रोड की कनेक्टिविटी बहुत खराब होती है कभी कभी, या होती भी नहीं. तो और रोड ट्रांसपोर्ट भी उस टाइम बंद था लॉकडाउन की वजह से. तो ये हुआ कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आरबीआई ने अपने जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें कोई बदलाव नहीं किया. जो टाइमलाइंस थी उनकी, वी हैड टू फॉलो द सेम टाइमलाइंस. तो उस टाइम में ये हुआ कि हम कैसे करें. तो हमने मतलब एक टीम बनाई है इसके लिए, और टीम बनाने के बाद फिर स्टेशन से हम लोग डायरेक्टली फोन कॉल पे रहते थे. स्टेशन पे जो लोग हैं, लाइक दे आर मिड एज और मोर देन 50, दे आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद ईमेल एंड व्हाट्सएप. तो उनको हमने स्कैन करना सिखाया ऑनलाइन रह के, कि कैसे आपको स्कैन करने हैं डॉक्यूमेंट्स, कैसे आपको भेजने हैं. Like it was a 15-day, 30-day period in which I was working more than 16-18 hours a day, and I was directly in touch with all these stations through my people. My team was working in office. 2-3 people were coming. I had taken all the system and printer and everything at my home. I was working from there. So it was a hell lot of experience, but it was very good. I came to know about various things, and I was able to do the work independently, which I would not have done it had this opportunity not come to me. तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत ज्यादा इंटेंसिव भी था, एग्जॉस्टिव भी था, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. डेफिनेटली सर, जिस तरीके से आपने हमें बताया इस सर्विसेज के बारे में, जो डाइवर्सिटी इट ऑफर्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स दे वुड गेट द इनसाइट्स अबाउट द सर्विसेज, एंड इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू देम व्हाइल फिल्म्स की तैयारी कैसे करनी है. कुछ गोल्डन पॉइंट्स, क्योंकि अभी बहुत कम समय बचा है, रिवीजन की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें. देखो मेरा क्या स्ट्रेटजी रहता था कि मतलब आई यूज्ड टू मेक अ स्ट्रेटजी कि भाई अभी सपोज आज कितनी तारीख हो गई हमारी, टुडे इज 20th. हाँ, एग्जाम इज ऑन 10th, आई थिंक 10th of October. सो मोटा मोटा 18-19 दिन बचे हैं केवल. तो 18-19 दिन के लिए क्या होता है कि अब मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो 25 दिन पहले की होती थी. तो उसमें मैं 5-6 सब्जेक्ट जैसे हमारे रहते हैं, करंट अफेयर्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री. तो टोटल 6 चीजें हो गई हैं. इसको मैं 2-2, 3-3 दिन के अंदर में डिवाइड कर लेता था कि मेरे को 2 दिन में ये रिवाइज करना है, 3 दिन में ये रिवाइज करना है कंप्लीटली, along with my notes and notes I have taken from the test series or notes I have taken from the website. जो भी एक इंटीग्रेटेड नोट्स होते हैं, वो एक ही जगह सब चीजें लिखी हुई हैं. तो उसमें भी जब ये दिस इज अ फाइनल रिवीजन, इससे पहले मल्टीपल रिवीजन ऑलरेडी हो चुके हैं आपके. तो जो आपके मल्टीपल रिवीजन में हो सकता है आपने कुछ कोड्स बनाए हो, जैसे आप कंट्रीज के लिए कुछ कोड्स बनाते हैं, कुछ कोड्स बनाते हैं. तो अगर आपने कुछ कोड्स बनाए हो तो आपको वो रिवाइज करना है फाइनली, जिससे एग्जाम में तो क्वेश्चन आए तो मेरे को एकदम क्लिक कर जाए कि हाँ दिस मैंने पढ़ा हुआ है ये चीज. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि एक टाइम पीरियड अपना मैंने बना लिया, और मैं लास्ट के 3-4 दिन और छोड़ देता था, कि जिससे अगर मेरे को लगे कोई चीज छूट रही है मेरी, तो मैं उसको उन 3-4 दिन में रिवाइज कर लूंगा. तो अभी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जो भी आपके नोट्स हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और अगर कोई भी नई चीज, अभी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जो भी अभी आज की तारीख के न्यूज़पेपर आते हैं, नए न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका होगा. अब कोई उसमें नए क्वेश्चन नहीं लगा सकता, तो आपको पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. और जो आपके नोट्स हैं बस आपको उसी को रिवाइज करना है फुल्ली. बस अब ये है मेंटल मैप्स बना लेने अपने, कहीं पे जो कोड्स हैं नहीं बनाए हैं उसको फिर से बना सकते हो, या अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है जो कि आपके 1-2 घंटे ही लेगा दिन के, उसको आप कवर कर सकते हो. जैसे मेरे टाइम पे क्या होता था कि मैं मैप स्टैंड में रिवाइज करता था, तो वहां पे एक उस टाइम बाइजू का एक यूट्यूब चैनल पे एक वो वीडियो डालते थे 2 घंटे का ज्योग्राफी के लिए. उसमें दे विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑन द मैप which have been in discussion for the past year.
तो उससे क्या होता था कि एंड मोमेंट पे अगर आपने कोई चीज वीडियो में देखी हुई है और मैप पे देखी हुई है तो आप उसको कनेक्ट अच्छे से कर पाओ। तो ऐसी चीजें मैं लास्ट के लिए रखता था जिसको मेरे को बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए एक बार पढ़ने वाला भी। तो लास्ट में कर लो आप एक बार। और फिर जिस दिन आप जा रहे हो उससे पहले एक एप्टीट्यूड का पेपर लगा लो, क्योंकि एप्टीट्यूड हम लोग देखते नहीं है, जो GS2 का पेपर आता है प्रीलिम्स में। एक आध पेपर लगा लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम कितने पानी में हैं। तो वो बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग GS में तो अच्छा करा जाते हैं लेकिन एप्टीट्यूड की कुछ प्रैक्टिस नहीं करी होती तो GS2 में दे फेल। सो दैट्स द। सर ये तो हमने बात कर ली कि जितने भी बचे हुए दिन में उसमें अपनी कैसे स्ट्रैटेजी आपको मोल्ड करनी है। बट अगर मैं D-Day की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो बहुत सारा स्टूडेंट्स सोर्सेस पढ़ते हैं, बट हाउ टू डिलीवर देयर टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एग्जामिनेशन हॉल में क्या कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है? एग्जामिनेशन हॉल में आप, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये मिस्टेक्स मैंने भी करी हुई है और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी करी हुई है, और उसकी वजह से कभी कभी किसी किसी का 1 मार्क से रह गया निकलने से, बिकॉज इट इज वेरी एट द नैरो मार्जिन यू मिस इट। तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे ऑल लिख देंगे वो लोग क्वेश्चन में, वेदर मतलब जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसको ऑल वहां पे लिख देंगे, वो आप पढ़ना भूल जाते हो, या फिर नॉट लिख देंगे, या फिर करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिख देंगे। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक तरीके से एब्सोल्यूट टर्म्स में होते हैं, उन कीवर्ड्स पे बहुत जरूरी है ध्यान देना हमें। नहीं तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन कुछ समझते हैं और आंसर कुछ मार्क कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं हमने तो ठीक करा है, लेकिन फिर घर आके पता चलता है कि हमने गलत कर दिया, तो हम कुछ चीज मिस कर देते हैं उसमें, ऑल ऑफ द अबव टाइप में या इनकरेक्ट में, या फिर और एंड में डिफरेंस हो जाता है कभी कभी, या फिर कभी कभी ऑप्शंस होते हैं वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखे होते हैं। तो एक थोड़ा सा मतलब ट्रिक कह लीजिए, या फिर एक मेरा परसेप्शन अपना ये है कि जहाँ पे भी एब्सोल्यूट टर्म्स में चीजें दी हुई होती हैं वो यूजली इनकरेक्ट होती हैं। तो unless and until you are not very certain, it will be incorrect only, most probably। तो एक वो चीज होती है, तो उन कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, और फिर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है उस टाइम में कि मान लीजिए जैसे मेरा क्या रहता था कि मैं क्या करता था कि एक बार पहले पूरा पेपर देख लिया, सपोज 100 क्वेश्चन है उसमें से ऐसे 30 से 35 क्वेश्चन होते थे जो कि हमें पक्के आते हैं एकदम, बाकी नहीं आते। उसके बाद वो सारे मार्क कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से आप एक बार आइए, उसको मार्क जो आपने कर दिया उसको टिक कर दीजिए, और जो आपने छोड़े हुए उस पर गोला लगा दीजिए। और जिसमें आपको डाउट है इतना कि आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ उसको एक बार दोबारा पढ़ने के बाद, एक कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एकदम नहीं आता, उस पर डबल गोला लगा दीजिए, डबल सर्कल कर दीजिए। तो जब आप दोबारा से पेपर देखेंगे तो सिंगल सर्कल वाले जो है उसको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा डबल रीडिंग में। तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी है, लोगों की सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो सबने अपनी बना रखी होगी जो लोग भी अपियर हो रहे हैं। बस ये है कि हाँ ये नहीं सोचना है कि हमें कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि क्या होता है कि 25-25 के सेट में क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, एंड फोर सेट ऑफ पेपर्स आर देयर, ABCD। तो ए में जो फर्स्ट टू 25 क्वेश्चन है वो बी में 26 to 50 होगा, सी में 75, सी में होगा 51 to 75, एंड डी में होगा 75 to 100। तो किसी बंदे को अगर ए सेट मिला है उसमें मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है, तो बी वाले के में वो चीज नहीं होगी, तो ए वाला तो बहुत आराम से चलता, स्टार्टिंग में बहुत खुश होगा कि हाँ आसान क्वेश्चन है हमने कर लिया, लेकिन बी वाला उस टाइम परेशान हो रहा होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सबके लिए सेम है, आगे पीछे जरूर होंगे थोड़े से, और ये कंपटीशन अगर टफ है तो सबके लिए टफ है। तो अगर हम एक अपना प्री कंसीव नोशन लेके जाते हैं कि 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हो सकता है भाई पेपर इतना टफ है कि आप 95 नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि 95 सोच के गए तो 95 में मार्क करके आएंगे, या ये सोच के गए कि 75 तो 75 में मार्क करके आएंगे, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि फ्रेंड था मेरा जो कि सोच के गया था कि मेरे को 75 करने, बट उस टाइम क्या वो पेपर इजी आ गया, लोगों ने 85-90 करे क्वेश्चन, बट वो 75 में खुश था कि मैंने 75 अटेम्प्ट कर दिया हो जाएगा। नहीं हुआ उसका, क्योंकि एक थोड़ा सा रहता है कि आपकी एरर होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो 15-20 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी डायनामिक होती है, आपको वहीं डिसाइड करना, तो उसके लिए कूल एंड काम माइंड बहुत जरूरी है, और ये सोचना है कि दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको टॉप नहीं करना प्रीलिम्स में, क्लियर करना है बस, दैट्स इनफ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने हाईलाइट किया कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो बिना किसी प्री कंसीव नोशन के साथ आप नहीं जा सकते। यू नेवर नो पेपर किस तरीके से आ रहा है, इजी है कि कठिन है, इसलिए आपको उसी समय अपना डिस्क्रिप्शन बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर हमने आपसे बात किया, वी केम टू नो अबाउट द इनसाइट्स अबाउट इंडियन रेलवेज एंड अकाउंट सर्विस, किस तरीके से क्या गोल्डन रूल्स होने चाहिए अभी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए।
जो बचे हुए टाइम है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है. सम लास्ट टिप सजेशन, कुछ मैसेज आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो 2021 में अपीयर हो रहे या फिर 2022 और आने वाले एग्जामिनेशंस में. मेरे को लगता है कि सबसे प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि इतना टीडियस एग्जाम है, एग्जॉस्टिव है और टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इसमें. तो कुछ लोगों को 3-4 अटेम्प्ट्स भी लग जाता है निकालने में, कुछ लोगों का नहीं भी निकलता है. तो अगर नहीं निकलता है इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत बहुत होशियार लोग जो है उनका नहीं निकला. तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ थे या मैं बहुत ज्यादा होशियार था, ऐसा मतलब नहीं होता इसका. बहुत सारी चीजें लक पे डिपेंड करती हैं, आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी कब काम में आ गई. जैसे मान लीजिए मैंने 2014 में दिया था एग्जाम, मेरा हो गया, दैट वाज माय फर्स्ट मेंस. 2015 में दिया मैंने सेम सब चीजों के साथ, ज्यादा ज्यादा स्ट्रेटेजी, ज्यादा मेहनत के साथ. आई लैंडेड अप टिल द इंटरव्यू. आई स्कोर्ड वेरी वेल इन इंटरव्यू, बट माय मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज नॉट दैट मच स्कोरिंग दैट ईयर. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये रियलाइज करो कि एक ह्यूमन कैपेसिटी और ह्यूमन एंडेवर के आगे भी एक लिमिट है, जो कि आप उस आपके हाथ में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम लिखते हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका है लिखने का, अलग अलग सब एफर्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो परेशान नहीं होना इसके बारे में. और एक मेरे को लगता है इसमें अपना कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स रखना चाहिए कि हम 2 से 3 साल ही ट्राई करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे. क्योंकि क्या होता है कि एस्पिरेंट्स की जो मोस्ट प्रोडक्टिव लाइफ होती है 5-6 साल की, वो चली जाती है. फिर वो लोग परेशान होते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि बैकअप ऑप्शन नहीं होते बहुत सारे लोगों के पास. और बहुत सारे लोगों की एज हो जाती है, फिर 29-30 में हो जाते हैं, फिर उन्हें जॉब भी नहीं मिलती. तो वो सब चीजें अवॉइड करनी है हमें. तो मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना कि यूपीएससी निकालना ही निकालना है. एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ जॉब ओनली, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. देश की सेवा है, सब कुछ है, लेकिन अपनी भी तो आपको जिंदगी का ध्यान रखना है ना. उसके लिए देश आपको आके अलग से कुछ नहीं दे सकता. तो वो हमें ध्यान रखना है उसके लिए कि हम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हों. क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी देश की तरफ है उतने अपने फैमिली के लिए भी है. फैमिली हम पे डिपेंडेंट हो सकती है बहुत सारे केसेस में. तो मेरे को लगता है ऑब्सेशन नहीं होना, ऑब्सेशन नहीं रखना सिविल सर्विस के बारे में. एग्जाम की तरह अच्छे से मेहनत करनी है अपना. आप कह लो कि जेन्युइन एफर्ट लगाना है, सिंसियर एफर्ट लगाना है उसमें. और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है ही नहीं. यूपीएससी इज नोन एज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन. तो दे कैन डू एनीथिंग एनी टाइम. बहुत ज्यादा प्रिपरेशन वाले भी पास नहीं कर पाते और डिसेंट प्रिपरेशन वाले भी पास कर लेते हैं कभी कभी. तो ये मेरे को लगता है. और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब अगर आप श्योर हो अपनी प्रिपरेशन के बारे में, तो होप नहीं छोड़नी है, निकल जाएगा. और नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, देयर आर अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ. Thank you so much, sir, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you today on the board. Thank you, and the entire team wishes you all the very best and good health. Thank you so much, Divyanshi, and thank you so much, Study IQ, for giving me this opportunity, for sharing my thoughts. Thank you so much. Pleasure, sir.